सो वी विल स्टार्ट। ठीक है, तो मैं थोड़ा मिक्स बोलता हूँ, ठीक चलेगा ना? चलेगा, एकदम चलेगा सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने को विंडोज और ये हटाऊं क्या? ओके, सो मैं अभी विंडोज और बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है। वी हैव द डिफरेंट टेक्नोलॉजी, मतलब कि अपने को क्या बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, जैसा माइक्रोसॉफ्ट है, लाइनक्स है, सोलारिस है, यूनिक्स है, ऐसा ही है ऑपरेटिंग सिस्टम है ना ये सर। ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो इसमें अभी हम यहाँ पे जो मेनली बात कर रहे हैं मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मतलब माइक्रोसॉफ्ट इज नथिंग बट विंडोज, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज को ऑपरेटिंग सिस्टम सीख रहे हैं हम लोग, राइट। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी विंडोज सर्वर में मतलब लिमिटेड नहीं है, ये स्टार्ट है। ठीक है, इट इज अ विंडोज सर्वर इज नथिंग बट ए स्टार्ट ऑफ योर मतलब करियर बोल सकते हैं अपन। तो उसके बाद बहुत सारे अलग अलग उसमें टेक्नोलॉजीज है, जैसा मैसेजिंग है, वेब सर्वर है, चार्ट्स है, टीम्स है, एसक्यूएल डेटाबेस है, सीसीएम है, बहुत है। अपन मतलब गिनते बैठेंगे तो बहुत टाइम मिला है, उतने सारे। बट हमारा जो अभी जो एंटर लेने के लिए हमको ये मिनिमम ये हमको मालूम होना है, इसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या है। ये एक कोर कंपोनेंट बोल सकते हैं हम, जैसा कि कोई भी कंपनी के लिए आईटी सर्विस चाहिए, राइट? जैसा यूजर लॉगिन करता है, फिर कोई फाइल सर्वर यूज करता है, प्रिंट सर्वर यूज करता है, कुछ भी यूज करता है, वेबसाइट यूज करता है, नेट यूज, तो वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कुछ सर्वर्स होते हैं, उसके बैक एंड में रन होते हैं। वो अपने को नहीं पता चलता, मैं जाके डेस्कटॉप पे लॉगिन करता हूँ, मेरे को इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट एक्सेस कर रहा हूँ, बट जो पीछे के जो सपोर्टिव टास्क है, सपोर्टिव जो सर्विसेज चल रहे हैं, वो अपने को नहीं मालूम एज ए यूजर, बट वो विंडोज एडमिन या सर्वर एडमिन को पता है कि क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, सो वो ये बैकएंड का जो प्रोसेस है वो हम देखते हैं एज ए सिस्टम एडमिन, विंडोज एडमिन, सर्वर एडमिन, जो आप लोगों का जो एडमिन का काम रहता है वो बैकएंड में। बट यूजर को उतना पता नहीं चलता है कि एक्चुअली लोग क्या करते हैं। तो उसके हिसाब से हम जो बैकएंड का जो प्रोसेस चल रहा है वो हमको यहाँ पे सीखना है। ठीक है, वो समझना है। तो अभी बेस जो है हम स्टार्ट करते, जैसा कि विंडोज सर्वर मतलब क्या है, सिंपल एक प्रोग्रामिंग मेथड है, राइट? वो एक प्रोग्राम कोडिंग किया हुआ है, लैंग्वेज में लिखा है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हर जगह होता है, डेस्कटॉप में होता है, लैपटॉप में होता है, मोबाइल डिवाइस में भी होता है, जैसे एंड्रॉइड हम बोलते हैं। ठीक है, आईफोन में होता है, टैबलेट्स में होता है, मतलब देयर शुड बी सम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सपोर्ट करता है हार्डवेयर को, मतलब जैसा कि फॉर एग्जांपल में अभी एक ये मशीन है, ठीक है, ये मशीन कोई भी कंपनी की हो, कोई भी ब्रांड की हो, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ये मशीन काम की नहीं है, क्योंकि मेरे बीच में और मशीन के बीच में कोई एक इंटरेक्शन करने के लिए, ये एक ट्रांसफर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए, जैसा कि मैंने कीबोर्ड में लिख रहा हूँ वेलकम, बट थोड़ी ये समझेगा मशीन वेलकम नहीं समझेगा, बट देयर शुड बी सम प्रोग्रामिंग और इंटरमीडिएट और मीडियम चैनल व्हिच कन्वर्ट्स दैट डेटा इनटू रीडेबल मशीन लैंग्वेज। तो हम उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंपल लैंग्वेज अगर अपन बोलना है तो। ठीक है, मतलब हमारे और उसके बीच में एक मेडिएटर जैसा काम करता है। ठीक है, कीबोर्ड में हम कुछ कमांड टाइप करेंगे वो एग्जीक्यूट करेगा, बट वो उसके हिसाब से जो लैंग्वेज समझता है मशीन उसको कन्वर्ट करके देगा, बट हमको आउटपुट जैसा हमको चाहिए वैसा ही मिलेगा। राइट बोले तो राइट ही लिखेगा, WRIT अगर मैंने टाइप किया राइट, बट बैकएंड में जो कुछ प्रोसेस चलेगा उसका तो हमको नहीं दिखेगा, बट हमको बाइनरी नंबर्स जाते हैं। हाँ, वो कोडिंग लैंग्वेज है, वो हमको उसका आउटपुट हमको दे देगा, राइट? तो हम उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सो अगर आप एक वर्ड फॉर्मेट में उसको एक इसमें रखेंगे टेबल पे, तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम और ओएस इज सॉफ्टवेयर दैट कम्युनिकेट्स विद द हार्डवेयर एंड अलाउज अदर प्रोग्राम टू रन। एवरी डेस्कटॉप, computer, tablet and smartphone includes an operating system that provides basic functionality for the device. Common desktop operating system include Windows OS and OS Linux। जैसा मैंने बोला कि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत है, तो बट हम यहाँ पे बात इतनी कर रहे हैं विंडोज की, क्योंकि जैसा लाइनेक्स है, एंड्रॉइड है, सोलारिस है, यूनिक्स है, सब कुछ है।
तो हम वो नहीं बात करें, बट हम अभी स्पेसिफिक बात कर रहे हैं विंडोज की, जी माइक्रोसॉफ्ट जो फाउंड किया। अभी उसमें टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, बस उसमें और टाइप्स है, तो हमको वो टाइप समझना है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वर मतलब जो सर्वर पे ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है उसको हम बोलते हैं सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो क्लाइंट है, जैसा क्लाइंट मतलब क्लाइंट मशीन हुआ, टैबलेट, अपना टैबलेट है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, फोन है, ये सभी क्लाइंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे दो डिवीजन हुए, एक सर्वर, वो सर्वर जो बैकएंड में जो डेटा सेंटर में रहते हैं सर्वर, उसके ऊपर एक सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो क्लाइंट हम जो यूज करते हैं मशीन, हम डायरेक्ट ऑपरेट करते हैं, उस पे जो रहता है क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम बोले तो सिंगल यूजर होगा, और सर्वर ऑपरेटिंग बोले तो वो सबको कंबाइन कर रहा है। वैसा नहीं है, कंबाइन नहीं, सर्वर में इट प्रोवाइडिंग द सर्विस। अभी यहाँ पे लॉजिक तुमको क्या समझना है, एक सर्वर है, क्लाइंट है, क्लाइंट का क्या काम है? मतलब मेरा क्या बोलना है, अभी जैसे आप सर्वर है सर, और हम लोग जो है सारे क्लाइंट्स हैं, मतलब हम आपसे कनेक्टेड है ना। हाँ राइट, वैसा हम आपसे कनेक्टेड हाँ, है, बट जहां तक मेरा सवाल है तो मैं तो मेरे लिए सिंगल हूँ ना, तो मैं क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम हो गई, करेक्ट है ना, वो बोल रही मैं। तो सर्वर मतलब क्या हो रहा है, सबको कनेक्ट कर रहा है वो। सर्वर मतलब कनेक्ट भी कर रहा है, जो सर्विस दे रहा है वो सर्वर है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। कनेक्शन तो है, विदाउट कनेक्शन वो तुमको सर्विस देगा ही नहीं, राइट? यू आर कनेक्टेड टू द सर्वर, दैट इज द करेक्ट पॉइंट, बट अगेन इट इज गिविंग द सर्विस। आपने कुछ रिक्वेस्ट भेजा, यू आर सेंडिंग सम रिक्वेस्ट, मतलब जैसा कि एग्जांपल आपने ब्राउजर ओपन किया, google.com या naukri.com टाइप किया ऑन योर, तो आपको रिजल्ट आ रहा, क्या आ रहा, लॉगिन पेज आ रहा। दैट प्रोसेस वेयर इट इज हैपनिंग एट द सर्वर साइड, नॉट योर क्लाइंट मशीन। उसको रिक्वेस्ट भेज रहा है, सेंडिंग द रिक्वेस्ट, I want to access the google.com, naukri.com, कुछ भी जो है, right? Then that server will process, okay, she is looking for the naukri.com login, so I have to provide the reply back to that client machine, right? आईपी एड्रेस को ये जो दोनों का कम्युनिकेशन हो रहा है, ये आईपी एड्रेस के थ्रू हो रहा है। ये आईपी एड्रेस भेज रहा है कि इस मशीन को ये google.com चाहिए, right? तो वो सर्वर उस आईपी एड्रेस से उसको रिप्लाई भेजेगा। अभी ये कम्युनिकेशन हाँ, ये जो कम्युनिकेशन होता है हमारा आईपी एड्रेस पे ही होता है। आईपी एड्रेस हम नाम लिखते हैं, बट जो बैकएंड में जो फ्लो है वो आईपी एड्रेस की कम्युनिकेट, वो मशीन हमको नाम से नहीं समझ में आएगा। तुम्हारा क्लाइंट मशीन का एक आईपी रहेगा, वो आईपी सर्वर को जाएगा, वो उसका रिक्वेस्ट वो प्रोसेस करके वही रिटर्न वो पाथ भेजेगा। तो ये जो हम naukri.com जो है वो आगे अपना है ऑप्शन की किस तरह वो है naukri.com हमको समझ में आएगा, मशीन को नहीं समझ में आता, ठीक है। सो दैट इज द वन केस। अभी समझ में आया सर्वर और क्लाइंट में क्या डिफरेंस है? सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्लाइंट मशीन रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर मशीन रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके आउटपुट उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, इतना ही सिंपल। तो ये अभी इसमें दो टाइप सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सर्वर ऑपरेटिंग, एक सॉरी सर्वर मतलब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग में सर्वर और क्लाइंट होगा। अभी सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब थोड़ा अपने को समझना है। The server operating system or server OS is the software layer on top of which other software programs or applications can run on this server hardware. Server operating system help enable and facilitate typical server roles such as web server, mail server, file server, database server, application server and print server. मतलब सर्वर पे ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद और एक एप्लीकेशन लेयर में इंस्टॉल करते हैं, मतलब कोई भी सर्विस चलेगी। अभी कैसा है, ये हार्डवेयर है, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसके ऊपर एक एप्लीकेशन लेयर आता है जो हम एप्लीकेशन एक्सेस करते हैं। वो हो सकता है वेब सर्वर जो वेबसाइट अपन मेल जो मैसेज वगैरह भेजते हैं अपने मेल बॉक्स से, फाइल सर्वर जो फोल्डर्स वगैरह अपन। इट मींस कंपनीज हर चीज के अलग अलग सर्वर बना के रखती है, डेटाबेस का। छोटी कंपनीज भी ऐसे करती है, छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी उससे मतलब नहीं है तुम्हारा उसका। अगर यानी प्रिंटर है, मुझे प्रिंट भेजना है तो मैं प्रिंटर वाले सर्वर को करेक्ट, यानी कि 4-5 सर्वर लगे हुए रहेंगे कि मतलब एक डेटाबेस के लिए, एक प्रिंट के लिए, एक मेल के लिए। तो ये एक पे कैसा रख सकते हैं, अगर समझ लो आप, मैंने लोड ज्यादा हो जाएगा उस पे, अगर लोड भी ज्यादा अगर बंद हुआ तो क्या सभी बंद करके बैठना है? अच्छा वैसा ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू मेक अ मतलब प्रॉपर सिस्टमेटिक वे। अभी समझ लो वेब सर्वर में अभी तुमको पता है कितने रिक्वेस्ट आते हैं, राइट? उसमें भी अपने को लोड बैलेंसिंग करना पड़ेगा, मतलब एक ही सर्वर भी नहीं रख सकते, उसमें 2 से 3 रख सकते, कितने रिक्वेस्ट आ रहे हैं उसको अपने को देखना पड़ेगा। ये अगर रख के भी रख सकते, मगर वो तुम जो बोल रहे हो सभी रोल एक पे तो नहीं डाल सकते, बट अगर मैंने वेब सर्वर की अगर बात कर रहा हूँ, एक ही वेब सर्वर रखना है आपको, रख सकते कंपनी। अगर इन केस अगर वो डाउन होता है तो क्या होएगा, उसका इम्पैक्ट क्या है,
उसका बिजनेस इम्पैक्ट क्या है, वो एनालाइज के ऊपर डिपेंड करता है हम लोग कितने रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है या 4 डिपेंड करता है। और सब सर्विस एक ही सर्वर पे हम नहीं रख सकते, कुछ सर्विस रख सकते हैं, वो डिपेंड वो कितना लोड प्रोसेस कर रहा है क्या नहीं। जैसा कि फाइल सर्वर है, फाइल सर्वर अपन इसके साथ कोई तो छोटा सा मतलब सर्वर है और कुछ भी तुम्हारा हो सकता है वेब मतलब एक्चुअली नहीं रख सकते सही देखा जाए तो, क्योंकि क्या फाइल सर्वर का शायद हो सकता है प्रिंट सर्वर अपन रख सकते हैं क्योंकि इसका लोड कम है, ठीक है। तो ये डेटाबेस खास करके अपन नहीं रख सकते, मेल सर्वर नहीं रख सकते, वेब सर्वर नहीं रख सकते, कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस है बैकअप रहता, सब रहता है, तो सिक्योरिटी कंसर्न भी रहते हैं। ऐसा कोई भी किसके साथ में कंबाइन हम नहीं करते, कंपेटेबिलिटी इश्यू भी आता है, वो उसके लिए एक प्री रिक्वेस्ट होता है। मैंने हमें बोला है जब भी कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है उसके बाद उसके ऊपर एक प्री रिक्वेस्ट होता है, उसके बाद अपने को एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, तो वो कंपेटेबिलिटी भी फिलहाल तो बेसिकली हम नॉर्मली ये एक सर्वर के लिए एक ही एप्लीकेशन का यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? ओके सो ये वो हमने वर्ड्स में बात करें, ये थोड़ा पिक्चरिकल डायग्राम बोल सकते हैं अपन। ये आपका हार्डवेयर है, फॉर एग्जांपल ये सर्वर है समझ लो, या सर्वर है, उसके ऊपर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया, उसके ऊपर अपना एप्लीकेशन ले रहा है, कोई वेब सर्वर है, फाइल सर्वर है, प्रिंट सर्वर है, ये सब एप्लीकेशन में आते हैं। बाद में हम यूजर है, हमने कमांड दे रहा है, फिर वो हिसाब से फ्लो हो रहा है, तो एक अंडरस्टैंडिंग का फ्लो है। तो उसी तरह ये अंदर हार्डवेयर में क्या चीज रहते हैं और थोड़ा सा डिटेल दिया आपने। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो अपन प्रोसेसर जो बोलते हैं, रैम जो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो मेमोरी उसका यूज होता है जो प्रोसेस करने के लिए, आई फॉर इनपुट आउटपुट मतलब कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब आईओ में आते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस में, ठीक है। उसके ऊपर आया ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद आपके कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब एक्चुअली जैसे तुम ओएस इंस्टॉल करने के बाद हुआ नहीं काम, उसके लिए कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना है, जैसे ड्राइवर्स आते हैं, डिस्प्ले ड्राइवर्स आते हैं, नेटवर्क ड्राइवर्स आते हैं, ठीक है, राइट। तो बाकी कीबोर्ड ड्राइवर्स, यूएसबी ड्राइवर, ये सब बोलते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है, मतलब एक कम्युनिकेशन होने के लिए उसको एक सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, ड्राइवर्स हम बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो ड्राइवर्स इंस्टॉल करने के बाद फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहिए, जैसे कि हमने यूएसबी प्लगइन किया, उसके लिए एक सपोर्टिव ड्राइवर्स भी इंस्टॉल होते हैं उसमें, अगर वो ड्राइवर्स नहीं रहे तो वो कनेक्ट जो तुमने प्लगइन किया वो डिटेक्ट नहीं करेगा, तो हम बोलते हैं उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन रिलेटेड जो है सॉफ्टवेयर उसको हम बोलते हैं। तो उसमें और थोड़ा इसको अपन ने ये नॉर्मली पिक्चराइज किया, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, हार्ड ड्राइव मतलब सीपीयू जो अपना मशीन बोलते हैं अपन, बाद में मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये एप्लीकेशन जो भी हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एप्लीकेशन है, एक्सेल, वर्ड, ठीक है। ओके सो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम में के लिस्ट अलग है, मतलब जैसा कि हमने अभी ऑपरेटिंग सिस्टम में बात किया, उसमें टाइप्स बात किया, बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम में मतलब हम ये एक्चुअली इतना जरूरत नहीं है, बट एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिस्ट आउट किया है। मतलब हमने कहाँ से स्टार्ट किया अपने एंटी वर्जन से स्टार्ट किया। पहले हमारे पास इतने इतने डब्बे रहते थे, अगर उसको अपन ने रिबूट किया तो 3 घंटे 2 घंटे लेता था अप होने के लिए, राइट। तो अभी वैसा नहीं है, 1 मिनट 2 मिनट मैक्स में 3-5 मिनट बहुत हो गया, ठीक है। तो मतलब जब हमने एनटी में स्टार्ट किया तो 3.1 आया, बाद में 3.51 को गया, 4.0, बाद में विंडोज 2000 स्टार्टिंग वर्जन विंडोज 2000 में आया हम लोग। उसके बाद 3 आया, विंडोज 2003 R2, ये मैं R2 का मीनिंग समझूंगा, विंडोज 2008 बाद में उसको R2, विंडोज 2012, विंडोज 2012 R2, 16, अभी हम 19 में भी है, बट 19 अभी तक कोई यूज नहीं कर, रिलीज किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, बट 19 अभी तक नहीं, क्योंकि अभी हम लोग ये दोनों पे है, मैक्सिमम लोग 12 पे, कोई अभी अपडेट हो रहा है इस पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग है अभी। तो ये R2 का क्या मतलब है? एक्चुअली नॉर्मली कैसा होता है, अपना माइक्रोसॉफ्ट कभी भी कुछ रिलीज करता है, राइट, फर्स्ट एक रिलीज करता है, उसमें इश्यूज तो आते ही है, बग्स आते हैं, जैसे हर कंप्यूटर इश्यू, एप्लीकेशन लेवल है, कुछ भी जो भी है, तो वो रिलीवेंट जो बग्स है कलेक्ट करता है वो अपने साइड से, मतलब क्लाइंट एक्सपीरियंस के हिसाब से। वो क्या करेगा, फिर उसको सबको वो सब करेगा, एक में मिला के फिर उसका एक सोल्यूशन निकालेगा, पैच निकालेगा, रिलीज निकालेगा, उसको बोलेगा R2, मतलब उसके ऊपर वो पैच दे देगा, तुम लोग इसको अपडेट करो जो नॉन इश्यू बग, क्योंकि इंडिविजुअल तुमने एक रिपोर्ट किया, इन्होंने एक महीने किया, तो इंडिविजुअल को देते बेटा तो कितने लोगों को देगा, राइट। तो दैट्स व्हाई वो क्या करेगा, एक रिलीज बोलेगा, उसको हम लोग रिलीज बोलते हैं,
सर्विस पैक बोलते हैं, अपडेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये मीनिंग है R2 का। तो ये एक लिस्ट आउट है, एक जस्ट लॉजिकल आपको एक पिक्चर होने के लिए, बाकी पहले वो जैसे कि सॉफ्टवेयर लॉन्च हो जाता है कोई भी कंपनी का, देन उसके बाद जो भी उसका R&D होता है, जो भी होता रहता है, देन उसके बाद उसका एक साथ ये दे देता है वो। तो अभी कंसंट्रेशन हम कर रहे हैं विंडोज 2012 और R16 पे, हमारा जो पूरा ये सब नोट्स आप देंगे ना सर हमें? ये स्लाइड देंगे, ये सब ये स्लाइड दीजिए। ऐसा कोई पॉइंट्स है जैसा मैं बोल रहा हूँ, ऐसा जो भी वो पॉइंट्स आप अपडेटेड एडिशन। हाँ ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट ओके। तो अभी इसमें कैसा है, नॉर्मली सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी एडिशंस होते हैं, अलग अलग एडिशन, जैसा कि हर बिजनेस अपना अपना साइज है, राइट। कोई स्मॉल है, मीडियम है, एकदम लार्ज है, बहुत ही लार्ज है। तो उसमें इसमें एक एडिशंस होते हैं। एडिशन का मतलब इतना ही है, फंक्शनलिटी सबका सेम रहेगा बट कॉस्टिंग डिफरेंट रहेगा। सिर्फ लाइसेंस हिसाब का पैसा वो उसमें वही एक टारगेट है, बाकी का तो जो मतलब इसमें जो मिल रहा है फंक्शनल फीचर वो भी इसमें ही मिलेगा। तो इसमें आते हैं, एक स्टैंडर्ड एडिशन आता है, एक एंटरप्राइज एडिशन आता है, एक डेटा सेंटर एडिशन आता है। स्टैंडर्ड मतलब मीडियम टू स्मॉल, एंटरप्राइज मतलब बिग टू लार्ज, डेटा सेंटर मतलब बहुत ज्यादा कि उसने सभी को सर्विसेज दे रहा है, उसके पास 20-30 क्लाइंट्स है अलग अलग, छोटे छोटे या जो भी बड़े, तो उसने उसको होस्ट करके उनको सर्विस दे रहा है, उनको हम बोलते हैं डेटा सेंटर। डेटा सेंटर में वो रखेगा उसको और 10 लोगों को, 20 लोगों को, 100 लोगों को देगा, उसको हम डेटा सेंटर। तो यहाँ पे हम लोगों को नॉर्मली स्टैंडर्ड यूज आता है, एंटरप्राइज एडिशन यूज आता है। स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज में एक छोटा सा फर्क है, ये जो हम बोलते हैं क्लस्टर फ्यूचर बोलते हैं, जो लोड बैलेंसिंग जो बोलते हैं हम लोग, मतलब एक सर्वर फेल होता है दूसरा सर्वर टेक ओवर करता है, वो फ्यूचर स्टैंडर्ड में नहीं है, वो एंटरप्राइज एडिशन में है। तो वो एक ही डिफरेंट है, वो छोड़ के बाकी का सब सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं। तो आपको उतना ज्यादा बोलते हैं ना, छोटा कंपनी है मतलब सर्वर बैठ जाता है तो भी थोड़ा 4 घंटे के लिए 5 घंटे के लिए कुछ इश्यू नहीं है, काम चल जाता है, तो वैसे के लिए स्टैंडर्ड एडिशन ठीक है। अगर नहीं मेरे को मेरा सर्विस चलना ही चाहिए, मतलब मेरे को डाउन नहीं चाहिए, तो जब हम एंटरप्राइज एडिशन को जा सकते हैं और वो एक लॉन्ग रन तक जाएगा, कितना भी तुम्हारा यूजर्स का काउंट रहेगा वो ले लेगा। एंटरप्राइज का सॉरी स्टैंडर्ड का एक लिमिटेशन है, उसमें लिमिटेशन क्या है, कितने यूजर कनेक्ट कर सकते हैं और उसमें कितना प्रोसेसर तुम देख सकते हैं और रैम कितना दे सकते हैं, वो एक लिमिटेशन है। 32 GB के बाद वो नहीं लेगा, 64 GB मेरे को डाल के कुछ करना है तो नहीं लेगा, दैट यू हैव टू गो फॉर द एंटरप्राइज एडिशन। उसी तरह सीपीयू का कोर होते हैं 1 2 3 4 हेक्सा कोर, वो कोर आपको क्वाड कोर मतलब 4 कोर तक ही रहेगा, उसके बाद 8 कोर को नहीं जाएगा, तो उसके लिए तुमको जाना है एंटरप्राइज। तो तुम्हारा बिजनेस क्या है वो हिसाब से तुमको जस्ट सोचना है, बट इट अगेन कॉस्ट द लाइसेंस, तुमको वो भी सोचना है तुमको क्या करना है, वो इतना ही डिफरेंस है, बाकी का और कुछ खास उसमें डिफरेंस नहीं है। और अभी हमने सर्वर का बात किया, अभी एक क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। क्लाइंट में भी हमने एंटी वर्जन से स्टार्ट किया है, जैसा कि एंटी 4.0 विंडोज 98, बाद में ये एक्चुअली 2000 तो ये बाद ME है, उसके बाद XP बहुत अच्छा चला, सबको पता रहेगा मेरे ख्याल से, इतना अच्छा था कि एकदम बच्चे भी यूज कर रहे थे, राइट। तो ये बाद में 60, हाँ बाद में उसके बाद 64, हाँ ओके, ये 64 का मतलब मैं समझूंगा। विंडोज विस्ता, विंडोज 7, उसके बाद 8, 8.1, 10, अभी हम लोग करंट जो लेटेस्ट है 10 है। 8.1 में किसी के पास है, इसका भी सपोर्ट, मेरे पास विंडोज 8 है सर। तो ये सपोर्ट खत्म होने वाला, ये तो ऑलरेडी सपोर्ट खत्म हुआ, इसका भी खत्म हो जाएगा अगले साल तक। अभी हम लोग इस पे है, मतलब तो अगर नहीं है तो उस पे जाना है, ठीक है। तो अभी ये जस्ट अपना एक इंफॉर्मेशन के लिए, बट अपने को कॉन्सेंट्रेशन करना है क्लाइंट के हिसाब से, तो विंडोज 10 जो आप लेटेस्ट है हम उसी के ऊपर थोड़ा डिफरेंस रहता होगा ना? नहीं, उसके फ्यूचर्स वो सब अलग रहते हैं, थोड़ा नहीं, पूरा उसका OS का एक लेयर ही अलग होता है, ठीक है। तो वो हमको ये नहीं करना है। तो इससे अभी हमारे को कुछ फर्क पड़ेगा क्या अगर हमारे पीसी में ये है तो? क्या ये विंडोज 10 है इनके पास, हाँ। मेरे पास विंडो 8 है, कुछ फर्क कुछ नहीं, काम तो तुम्हारा चलेगा, बट वर्जन जो है वो अलग रहेगा। अभी जैसा कि तुम्हारे पास 8 है तो तुमको शायद 2010 का ऑफिस मिलेगा, इनको 2016 का ऑफिस सपोर्ट करेगा। अच्छा, वर्जन डिफरेंस रहेगा ना, उसमें एप्लीकेशन जो चल रहा है वो डिफरेंट रहेंगे, उसका इंटरनेट एक्सप्लोरर का वर्जन अलग रहेगा, इनका अलग रहेगा, तुम्हारा अलग रहेगा, राइट। तो वो सब चीजें OS के हिसाब से वो अपना अपना वर्जन रहते हैं। कुछ फीचर्स इनको जो अच्छे रहेंगे, आपको फीचर्स वो नहीं रहेंगे, वो डिफरेंस आता है। डिस्प्ले का लुक अलग रहेगा, पैनल का वो उसमें अलग फीचर्स रहेंगे, सब चीजें डिफरेंस होता है।
वो हिसाब से उसका मीनिंग वही है जो है, ठीक है। अच्छा, मैंने ये बात कर रहा 64। नॉर्मली क्या है 32 बिट और 64 बिट बोलते हैं हम लोग। नॉर्मली जो हमारा हार्डवेयर होता है, एक आप एक्चुअली अगर कॉलेज लाइफ में सुने होंगे माइक्रो प्रोसेसर बोल के रहता था, ठीक है, जो डेटा ट्रांसफर होता है, चिप्स होते हैं नॉर्मली। तो हमारे सीपीयूज में भी एक चिप्स लगे हुए रहते हैं, तो उसका डेटा ट्रांसफर करने का एक बस बोलते हैं हम लोग, जो ट्रांसफर होता है जो क्लाइंट मशीन से सर्वर को, वो 32 बिट में होता है, एक होता है 64 बिट में। अभी 32 बिट रहा तो क्या आएगा, स्लो होएगा। 64 मतलब डबल होगा, मतलब जो फ्लो जो अपन बोलते हैं ना, रास्ता इतना है तो इतना, तो वो फ्लो होता है उतना ही डिफरेंस, फास्ट काम करेगा। फास्ट, हाँ। तो पहले ये सभी 32 बिट्स में आ रहे थे, और वो सर्वर में भी 32 बिट्स आ रहे थे अनटिल 2003 तक, 2008 तक। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, एज पर द रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट आ रहा था, जो परफॉर्मेंस इश्यूज आ रहे थे, वो उसको फिक्स करने के लिए उसने क्या किया, 64 बिट एडिशन भी लेके आया। तो उसमें क्या देने लगा उन्हें, 32 बिट भी 64। अभी कोई कोई सर्वर 64 बिट को सपोर्टिव नहीं है, तो वो 32 बिट का यूज करो। अभी क्या किया उन्होंने, कंपलसरी 64 ही किया, क्योंकि सभी सर्वर हार्डवेयर है 64 को सपोर्टेड है, तो अभी 32 बिट को हटा ही दिया उसने, अभी वो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो वो डिफरेंस है, 64 से ज्यादा नहीं बढ़े आगे, नहीं, ठीक है, ओके। सो ये एक हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट है, मतलब अभी मैंने बोला ना, कौन सा एप्लीकेशन या कुछ भी करना है, एक प्री रिक्वेस्ट आता है, हम हार्डवेयर लेवल पे हो या सॉफ्टवेयर लेवल पे हो, तो इसका एक मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगा। तो मैक्सिमम कितना भी जा सकते हैं, बट मिनिमम मेरे को बोल रहा है कि मेरे को अगर एक सर्वर का हार्डवेयर, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, तो प्रोसेसर मेरे को 1.4 गीगाहर्ट्ज का चाहिए, 2 गीगाहर्ट्ज, वो आगे कितना भी आप जो 2 गीगा 3 और जो भी है 3 पॉइंट समथिंग है ना, मेमोरी 512 चाहिए, उसके बाद 2 GB 8 GB 4 GB जैसा भी चाहिए जाना है। डिस्क पे जो हार्ड डिस्क का स्पेस रहता है वो 32 GB मिनिमम चाहिए मेरे को अपने सिस्टम में लोड करने के लिए। उसके बाद मेरे को ऑप्टिकल ड्राइव चाहिए, डीवीडी रॉम वगैरह, वो जो हम सीडी डीवीडी डालते हैं उसको उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल ड्राइव या डीवीडी रॉम जो। तो ये उसका एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो मैक्सिमम अपना कुछ भी होएगा चलेगा, बट मिनिमम इतना चाहिए उसमें वो इंस्टॉलेशन करने के लिए, ऐसा कहना का मतलब होता है। ये एक व्यूज है, मतलब कि अपने पास कितने यूजर्स है तो कितना साइज का, कितना स्पेस चाहिए, कितना सीपीयू चाहिए, कितना रैम चाहिए, एक व्यूज, एक कैलकुलेशन रहता है। नॉर्मली हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई एक इन्वायरमेंट बनाते हैं, एक कैलकुलेशन रहता है, तो कितने यूजर्स काम करने वाले हैं, तो वो हिसाब से हम सर्वर डिजाइनिंग करते हैं, तो इसका इतना रैम चाहिए, इतना सीपीयू चाहिए, इतना स्पेस चाहिए, ऐसा ये सब। तो वो नॉर्मली अपने को माइक्रोसॉफ्ट ने रिकमेंड करता है कि कुछ भी तुम खरीदने से पहले ये तुम इसके थ्रू जाओ, वो एक कैलकुलेशन तुम डालने से फिर वो तुमको रिजल्ट बताए कि ये चाहिए। तो वो एक रफ कैलकुलेशन है कि 150 यूजर के लिए स्पेस चाहिए 30 GB, पेजेस वो अंदर इंटरनल मेमोरी है, सीपीयू एक चलेगा 2.6 का गीगाहर्ट्ज का सीपीयू चाहिए, रैम चाहिए 1 GB। तो एक ऐसे रफ कैलकुलेशन है, वो अपने को जितने अपने पास यूजर है वो हिसाब से अपने को बढ़ाना है रिसोर्स, ठीक है। तो अभी जैसा कि हमको नॉर्मली क्या क्या रहता है, सीपीयू चाहिए रहता है, क्वाड कोर हो या 2 गीगाहर्ट्ज हो या उससे आगे चाहिए, रैम चाहिए 6 GB ऐसा मिनिमम, डेटा स्पेस जो है 10 GB चाहिए, मॉनिटर चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, माउस चाहिए, प्रिंटर स्कैन, मतलब एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है अपने को। ये कुछ भी एक सेटअप छोटा मोटा भी करना है तो ये रिक्वायरमेंट अपने को जरूरी है। अभी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, अभी हमको क्या क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम बात किया, थोड़ा हार्डवेयर का रिलेटेड बात किया। अभी हमको क्या है, मिनिमम हमको 2012 का या 2016 का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, 32 या 64 बिट, ठीक है। और विंडोज क्लाइंट के रिलेटेड 8.1 या 10 चाहिए, 32 या 64। और ये .NET फ्रेमवर्क 4.5, ये अपना सपोर्टिव सॉफ्टवेयर है, मतलब इसके साथ वो चलते हैं, मतलब उसको एक सपोर्ट देते हैं। आईएस मतलब इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस, जिधर अपना वेब सर्विस चलता है, वेबसाइट चलते हैं, वहां पे सर्विस लगता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सएल डेटाबेस 2012 R2 या 2016, मतलब जो अपना डेटा रहता है वो डेटा वहां पे जाके स्टोर होता है, तो वो डेटाबेस चाहिए। वेब सर्वर अपैची, मतलब जो अपना वेबसाइट जिधर होस्ट करेंगे वो सर्वर पे होस्ट हो जाएगा, जो एक्सेस करते हैं वो वेबसाइट naukri.com वगैरह वेबसाइट है, तो यहाँ पे वेब सर्वर पे रहते हो। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज 2010 2016, जो आप मेल बॉक्स वगैरह एक्सेस करते हैं, मेल भेजते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, 2010, कौन सा भी वर्जन हो सकता है, 2010 2016, अभी लेटेस्ट 2016 है। अभी अपन चैट वगैरह करते हैं और मीटिंग वगैरह अटेंड करते हैं, वो कैसा करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट लिंक 2013 लिंक सर्वर्स होते हैं, या स्काइप फॉर बिजनेस होती है, टीम्स होते हैं, अभी जो क्लाउड में है टीम्स है, तो इसका अपडेटेड वर्जन, तो ये अपना एक रिक्वायरमेंट्स है। अभी आए ये रोल्स, जैसा कि हमने ये सब पढ़ा, अभी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल किया, उसके बाद एक्चुअली हर सर्वर, मतलब जैसे इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर बनता है, उसके पर डिफॉल्ट रोल्स इंस्टॉल होते हैं,
रोल्स ऐसा, वो रोल्स के बेस पे ही अपना एक सर्विस वो कॉन्फ़िगर करना है अपने को। जैसा कि मेरे को फॉर एग्जांपल एक्टिव सर्विसेज करना है, डीएचसीपी सर्वर, डीएनएस, तो ये रोल्स जो है वो ऑटोमेटिक आते हैं, फिर हमको कॉन्फ़िगर करना है जो मेरे को सर्विस चाहिए वो कॉन्फ़िगर करना है। डिफॉल्ट तो आ ही जाएंगे, बट मेरे को जो चाहिए वो सर्वर पे कॉन्फ़िगर करना है। एडी सर्टिफिकेट सर्विसेज, एडी डोमेन सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज, एडी लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज, एडी राइट्स मैनेजमेंट सर्विसेज, एप्लीकेशन सर्वर, डीएचसीपी सर्वर, डीएनएस सर्वर, फैक्स सर्वर। मतलब ये क्या बोल रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद कुछ आपको रोल्स मिलते उसके अंदर, ये सिर्फ बोल रहा है। ये रोल्स को हमको बाद में कॉन्फ़िगर करना है जैसा अपने रिक्वायरमेंट की हिसाब से। किसी को डीएचसीपी सर्वर चाहिए, किसी को डीएनएस चाहिए, किसी एप्लीकेशन जो है वो हम देखेंगे। जस्ट ये मतलब मेरा बोलना पॉइंट ये है, जैसा ही सर्वर इंस्टॉल हुआ ये रोल्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे डिफॉल्ट। हाँ, प्री इंस्टॉल। इसको अपने को जो जरूरत है वो अपने को कॉन्फ़िगर कर लेना है। सॉफ्ट, ये तो शायद हुआ है यहाँ पे आपका, ये स्लाइड हुआ। नहीं, वो हम बाद में बात करेंगे, ये ऐसा नहीं करना है बीच में, पहले ये खत्म होने, जो डाउट है आपको वो अलग से करेंगे, क्योंकि ये भी हो रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है, फिर वो सब गलत हो गया। ओके, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मॉड्यूल 2। अब मॉड्यूल 1 खत्म हुआ, अपना जस्ट इंट्रोडक्शन था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हार्डवेयर क्या है, कैसा सॉफ्टवेयर। तो अभी मेन जो बोलते हैं ना अपन, अभी कोर हमको एक्चुअली में जो काम करना है वो अभी चालू हुआ, वो जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट था। अभी मतलब सर्वर को हम लोग कैसा बना रहे हैं, क्या सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करें, वो सब हमको समझना है। अभी ये अभी हुआ आपका कोर स्टार्ट, जो क्या है विंडोज में। अभी इसका मॉडल का नाम है विंडोज सर्वर इंस्टॉलेशन, मतलब हमको सर्वर किस तरह बनाना है वो हमको सीखना है यहाँ पे। अभी हमको सर्वर बनाने के लिए रिक्वायरमेंट है डीवीडी चाहिए अपना इमेज का, या सॉफ्ट या हार्ड, जो भी अगर आप जिस तरह भी अवेलेबल है वो अपन यूटिलाइज कर सकते हैं। नॉर्मली 4 GB का आता है। जैसा कि मेरे को अभी विंडोज सर्वर 2012 R2 इंस्टॉलेशन करना है, ठीक है, तो मेरे को अभी एक फिजिकल अगर सर्वर है तो मैं इस पे आपका वो डीवीडी इंसर्ट करूंगा, फिर इसको मैं बूट करूंगा। कुछ नहीं करना, सिंपल। अगर ये नया सर्वर है फॉर एग्जाम्पल पकड़ चलो, आपको सीडी डाल के बूट करना है, ठीक है। बूट करने के बाद ये आपको प्रॉम्प्ट आएगा, क्या आएगा, विंडोज 2012 और लैंग्वेज वो जो भी आपके हिसाब से सेलेक्ट करना है, टाइम एंड जोन भी वो भी, और कीबोर्ड का जो है एंट्री की अपने को ये बाद में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये रीजनल सेटिंग हम बोलते हैं इसको, बट बेसिकली बाय डिफॉल्ट ये यूएस का आएगा, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट यूएस का है। तो अपने को जो भी अपने हिसाब से इंडिया का करना है या कुछ कंट्री का अपने कर सकते हैं, ऑप्शन है, ठीक है। तो ये अपने पास नेक्स्ट आएगा, बाद में हमको इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आएगा, फिर अपने को उसके बाद आएगा ये। और इसमें क्या डिफरेंस है मैं बताऊंगा। ये इंस्टॉल नाउ और रिपेयर योर कंप्यूटर में डिफरेंस ये है
मैंने अभी फ्रेश इंस्टॉल कर रहा हूँ, उसमें कुछ है ही नहीं तो इंस्टॉल ना हो। अगर रिपेयर योर कंप्यूटर करना है, ऑलरेडी कुछ ओएस चल रहा था 2012 का, कुछ करप्ट हुआ कुछ फाइल, तो मेरे को एग्जिस्टिंग को कुछ रिपेयर कराना है, तो आपको ये ऑप्शन लेना है, रिपेयर योर कंप्यूटर, नहीं तो इंस्टॉल ना हो। ठीक है, ठीक है। तो एक्चुअली इंस्टॉल ना हो के बाद मैंने सीधा यहाँ पे ये रेड को आ गया। एक्चुअली क्या है, ये रेड जो है इस सर्वर के बीच, ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके बीच का हिस्सा है। अभी जैसा कि फॉर एग्जांपल ये मेरा लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, मैंने आज यूज कर रहा था, कल अचानक बंद हुआ या कुछ भी हार्डवेयर इश्यू आया, तो अभी मेरे को क्या हो जाएगा कि मेरे को डेटा लॉस होएगा, राइट। बट सर्वर पे तो ऐसा नहीं चलेगा, मतलब आपको डेटा चाहिए ना, किसी हालत में बिजनेस का डेटा है। तो हम उसको ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया है, रेड टेक्नोलॉजी बोलते हैं हम लोग, या मिररिंग बोलते हैं। मतलब डेटा आपका लॉस नहीं होएगा, ठीक है। तो आपका सर्वर का अगर डेटा लॉस नहीं होगा तो ये जब भी फायदा है, क्योंकि आपको भरोसा है कि मैंने जो भी डेटा रखा हूँ वो है। ऐसा नहीं मालूम पड़े कि आज चल रहा था कल नहीं है, तो फिर मेरा लॉस होएगा कुछ में कुछ भी बिजनेस रिलेटेड डेटा, क्रिटिकल डेटा। तो हम उसको रेड में कन्वर्ट किया है। नॉर्मली जो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, आईपैड, आईफोन, ये जो भी रहते हैं उसमें वो टेक्नोलॉजी नहीं रहता है, सिर्फ वो हार्डवेयर, सर्वर हार्डवेयर के लिए रिलेटेड है, क्योंकि उतना एक्सपेंसिव भी रहता है वो। तो इसको हम बोलते हैं रेड, रेडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। RAID, redundant array of indefinite disk, originally redundant array of inexpensive disk, is a way of storing the same data in different places on multiple hard disks to protect data in the case of a drive failure। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट ये क्या करता है, अभी ये दो ड्राइव है, ये और बी, तो यहाँ पे जो भी डेटा है यहाँ पे रहेगा। इन शॉर्ट अगर ये फेल होता तो इसमें डेटा है, इन शॉर्ट मिररिंग कॉपी करता है। एक अगर नॉर्मल लॉजिक की बात करें, इट इज कॉपिंग द डेटा फ्रॉम वन ड्राइव टू अदर, इट इज कीपिंग द सिंक्रोनाइजेशन, मतलब हम इन ए सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम इट इज मेकिंग द सेम डेटा टू कॉपी टू अदर drive. So if any time it goes failure, then we have the another drive can collect data, right? बाद में just you have to remove that drive, then you have to insert new one, then automatically synchronize will happen, automatic data will be synced to that drive, new drive। तो उसका वो काम है एक्चुअली रेड का। ये रेड इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछेगा वो। रेड एक्चुअली ये रेड जो टेक्नोलॉजी है सिर्फ हार्डवेयर मशीन के लिए आता है। जब हार्डवेयर मशीन तुमको डायरेक्ट है, अगर अभी वर्चुअलाइजेशन है तो वर्चुअलाइजेशन आपको दे दिया सर्वर, तो उसमें नहीं आएगा। आप नहीं बोला अगर उसमें रेड की तरह नहीं, वर्चुअलाइजेशन में मतलब ऑलरेडी वो लोग रेड बना के उसमें वर्चुअल सेटअप बनाते, तो हमको एक सर्वर देते वो लोग वर्चुअलाइजेशन, तो उसमें रेड का नहीं, अपनी को जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो लोगों ने किया है करके हमको सर्वर दिया है। ऑलरेडी तुम्हारे पास अगर बेयर हैंडेड जो सर्वर आता है फिजिकल, जब भी हमको करना है, नहीं तो बाकी का वर्चुअलाइजेशन इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको डिसीजन लेना है ना। हाँ, सर्वर को डिसीजन लेना ही है, सर्वर है तो करना ही है, करना ही है। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर हार्डवेयर है मतलब फिजिकल मशीन आपके पास आया तो करना है। अगर वर्चुअलाइजेशन है, आपने सिस्टम एडमिन आपको एक सर्वर बनाना है तो वर्चुअलाइजेशन पे बना रहे तो जब नहीं करना है, ऐसा बोल रहा हूँ। समझ गए ना, वर्चुअलाइजेशन और हार्ड फिजिकल का। वर्चुअलाइजेशन मतलब ऑलरेडी एक बॉक्स है, इसलिए लोगों ने वर्चुअलाइजेशन मतलब रेड वगैरह सब बना दिया है, बना के आपको एक 10 सर्वर बना के दिया है, तो जब आपको नहीं करना है ऐसा बोल। अगर आपको डायरेक्ट फिजिकल सर्वर आता है जब करना है आपको, ठीक है। RAID 0, this configuration has a stripping but no redundancy of data. It offers the best performance but no power। तो ये टाइप्स ऑफ रेड है, मतलब रेड हुआ उसके अंदर टाइप्स है अलग अलग, अपने रिक्वायरमेंट हिसाब से अपने को लेना है। RAID 0 एक टाइप है, तो इसमें क्या बोल रहा है, स्ट्रिपिंग बोल रहा है, मतलब ये एक हार्ड डिस्क ही है। तो यहाँ पे नंबर 1 लिखेगा, नंबर 2 लिखेगा, नंबर 3 यहाँ पे 4, ऐसा ही करते रहेगा, ठीक है। इसका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। आपने 1 लिखा तो यहाँ जाएगा, आपने 2 लिखा तो यहाँ जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, जो राइटिंग स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि आपका डेटा अलग डिस्क पे जा रहा है, आपका डेटा डिस्क है। बट प्रॉब्लम क्या आ जाएगा इसमें, डेटा अलग अलग। फायदा और नुकसान क्या है इसमें? फायदा ये कि स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। नुकसान? नुकसान ये है कि हर बार अलग अलग इसको ये करना पड़ेगा। जैसे बैकअप लेना है तो हर बार अलग अलग इसका नहीं ये करना पड़ेगा। बैकअप इसका क्या लेते हैं, ये तो हार्ड डिस्क ऑलरेडी हार्ड डिस्क कॉपी है तो उसमें टाइम तो लगेगा ना, सर्वर को भी थोड़ा सा कुछ लोड बढ़ता है। नहीं मैं डिसएडवांटेज, ये आपने ये क्या बोलते, एडवांटेज सही बोला, डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान क्या है पूछा मैंने आपको, वो नहीं समझा। कॉपी ज्यादा बनेगी उसकी, ऐसा कुछ है इसका? नहीं, ठीक है।
तो अभी नुकसान क्या है, हमने मतलब फायदे तो आपने बोला कि इसका स्पीड बढ़ रहा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, मैं भी मान लिया, क्योंकि ये आपने लिखा तो इस पे गया, इन्होंने लिखा तो इस पे गया, मैंने लिखा तो इस पे गया, ऐसा मतलब वो डिवाइड हो रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर ये जब ये हार्ड डिस्क बैठ जाता तो क्या हो जाएगा, आपने जो लिखा डेटा जा गया ना, कहाँ स्टोर हुआ, समझ में बात, ये एक्चुअली थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा नहीं समझा, नहीं समझा। इसमें बैकअप नहीं रखा है मतलब, नहीं बैकअप का सवाल है, ये बैकअप बैकअप की, ये अंदर का पार्ट है, ये तुम्हारा एप्लीकेशन लेवल थोड़ी है, तुम्हारा इंटरनल हार्डवेयर लेवल का है। बैकअप कहाँ पे आता है, एप्लीकेशन लेवल पे आता है, ये हम बात कर रहे हैं हार्डवेयर लेवल पे बात कर रहे हैं, बैकअप का यही बात है यहाँ पे। नहीं तो आप डेटा बोल रहे हैं ना, डेटा लॉस हो रहा बोलकर, तो डेटा मतलब क्या, व्हाट इज द डेटा, देन set of information, what you are writing, that is the data, right? yeah, so where that is going to store, in hard disk, in hard हाँ। disk. तो अभी हम बात क्या कर रहे हैं, जो इंटरनल की बात कर रहे हैं, तो मेरा पॉइंट बोलना था, यहाँ पे आपने पढ़े भी नहीं, यहाँ पे मैं यहाँ पे है भी, दिस कॉन्फ़िगर हैज स्ट्रिपिंग बट नो रिडंडेंसी ऑफ डेटा, इट ऑफर द बेस्ट परफॉर्मेंस बट नो फॉल्ट टॉलरेंस। तो इन शॉर्ट अगर हम बोलना चाह रहे हैं, इसमें रिडंडेंसी दे रहा है, परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है, बट आपका डेटा का प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है, क्योंकि इसमें जो डेटा रहता है, इसमें डेटा दोनों का अलग अलग है। अगर ये सिंगल पॉइंट ऑफ क्वांटिटी फेलियर होता है तो इसके ऊपर का डेटा जाएगा, ऐसा कहने का मतलब है। रेड जीरो, उसके लिए मैंने बता रहा टाइप्स है अलग अलग, उसकी अपने रिक्वायरमेंट हिसाब से लेना है। ठीक है, आपने वो तो बोल रहे हैं ऐसा, मैंने बोल रहा हूँ कि अरे डेटा, तो फिर इसका फायदा ही क्या नहीं, ठीक है बराबर है ना, डेटा प्रोटेक्शन नहीं है तो फायदा क्या है, बट फायदा है किधर, फायदा है जहाँ पे डेटा का प्रोडक्शन नहीं है बट उसको परफॉर्मेंस चाहिए, गॉट द पॉइंट, ठीक है, उसको डेटा की पड़ी नहीं है, गया गया, बट उसका जो राइट और रीड का जो परफॉर्मेंस है उसको बहुत हाई फास्ट है, तो वो सिनेरियो में ये यूज है। तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि डिफरेंट टाइप्स है, तो अपने अपने रिक्वायरमेंट से हमको लेना है, ठीक है, कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज रहते हैं, वो अपने किस तरह देखना है वो हिसाब से ये करना, ठीक है। रेड जीरो, अभी हम जाएंगे दूसरा टाइप्स को। अभी रेड वन है, वो हमने रेड वन पढ़ा, ये रेड वन है। रेड वन also known as disk mirroring, this configuration consists of at least 2 drives that duplicate the storage of data. There is no stripping. Read performance is improved since either disk can be read at the same time. Write performance is the same as for single disk storage. Okay? तो ये रेड में दो है, ये एक है। जो आपने डेटा इस पे लिखा, सेम डेटा उधर रिप्लिकेट हो रहा है, आपने डेटा लिखा सेम डेटा उसको रिप्लिकेट हो रहा है, तो इसमें क्या मिल रहा है आपको, डेटा प्रोटेक्शन मिल रहा है, क्योंकि अगर एनी टाइम कौन सा भी एक डिस्क जाता है, खराब होता है, तो आपका अगेन यू हैव द वन बैकअप डिस्क या वन डिस्क इज देयर, राइट। सो बट अभी इसमें एडवांटेज, और नॉर्मली कैसा होता है, कौन सा भी एक काम है वो दो चीजों पे ये होता है, एक तो एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज के ऊपर है, वही पे हम लोग ये डिफाइन करते हैं, हाँ हमको क्या करना, लेना नहीं लेना जो भी है। तो इसमें तो डेटा प्रोटेक्शन है, बट इसमें जो परफॉर्मेंस जो आता है, राइटिंग परफॉर्मेंस वो कम आता है, रीड परफॉर्मेंस कम आता है, क्योंकि यहाँ पे भी लिख रहा है उसको यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे भी लिख रहा है, यहाँ पे अगर 1 सेकंड एक लिखने लग रहा है 2 सेकंड ले रहा है, ठीक है, एक जस्ट एग्जांपल। अभी ऐसा ही हम 2 देने का बात नहीं कर रहे, हम हजारों लाखों की बात कर रहे हैं, तो वो टाइम में इट बिकम ए परफॉर्मेंस इशू। तो ठीक है, वो तो अपना रिक्वायरमेंट रहता है, वो हिसाब से हमको क्या करना है वो लेना है। ये अगर ये इस टाइप का सिनेरियो क्या रहता है, हम जो एक्टिविटी सर्विस या डोमेन कंट्रोलर जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जिधर इंस्टॉल करते हैं, वो ये मेथड यूज करते हैं, हम वहाँ पे ये मिररिंग का लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो राइटिंग का रीडिंग का उतना नहीं रहता है, नॉर्मल रहता है, तो उसके लिए आइडियल है जहाँ पे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम अपना, तो वहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, रेड वन रहेगा, ठीक है, क्लियर। अभी उसके बाद आता है रेड 5, रेड 0 बात की हमने, रेड 1 नॉर्मली, रेड 1 मतलब मिररिंग है, मतलब इधर का कॉपी उधर होता है, ठीक है। रेड 5 मतलब दिस लेवल इज बेस्ड ऑन ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग विद पैरिटी, द पैरिटी इंफॉर्मेशन स्ट्रिप्ड अक्रॉस ईच ड्राइव allowing the array to function even if one drive were to fail. The array architecture allows read and write operation to span multiple drives. This results in performance that is usually better than that of a single drive, but not as high as the RAID 0 array. RAID 5 requires at least 3 disks, but it is often recommended to use at least 5 disks to perform one's region. Okay. तो अभी प्रॉब्लम क्या था, RAID 0 हमने देखा परफॉर्मेंस अच्छा था, बट डेटा लॉस का प्रोटेक्शन नहीं था, बट यहाँ पे अपने को
डेटा लॉस का प्रोटेक्शन मिल रहा है बट परफॉर्मेंस थोड़ा कम है, समझ गए। अभी रेड 5 में क्या है, रेड 5 में आपको दोनों मिल रहा है, परफॉर्मेंस मिल रहा है और डेटा प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमको 3 मिनिमम यूज करना है हार्ड डिस्क और मिनिमम 32 यूज करना है। बट इसमें एक माइनस पॉइंट ये है, आपके 3 डिस्क है, 100 कितने में 3, बट जो यूजेबल स्पेस जो मिल रहा है आपको 200 GB मिल रहा है। ये एक हार्ड ड्राइव का स्पेस जो है वो पैरिटी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए रख रहा है, ठीक है। ये जो ब्लॉक लेवल ट्रिपिंग जो होता है पैरिटी, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन दिखे तो इसमें मतलब n-1 होएगा टोटल डिस्क ब्रैकेट n-1, मतलब तुमने 3 अगर यूज कर रहे तो 2 का ही मिलेगा, 4 कर रहे तो 3 का मिलेगा, 5 कर रहे तो 4, तो वो एक माइनस है बट कॉस्टली है, बट अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करना है। अगर मेरे को इतना सिक्योरिटी चाहिए जैसे कि डेटा लॉस प्रोटेक्शन चाहिए प्लस परफॉर्मेंस चाहिए, देन दे कैन गो फॉर दी सो वेयर इट इज सुटेबल इन फाइल सर्वर, जो अपने फाइल्स फोल्डर्स जो रहते हैं, क्योंकि डेटा लॉस नहीं चलेगा वहाँ पे, तुम्हारा बिजनेस डेटा है जाएगा तो प्रॉब्लम है, और वहाँ पे परफॉर्मेंस भी चाहिए कि कोई फोल्डर एक्सेस कर रहा है, 10 लोग एक्सेस कर रहे हैं एक फोल्डर को, दिस सपोज टू गेट दी परफॉर्मेंस। तो वहाँ ये सूटेबल कहाँ है, फाइल सर्वर पे, ये सूटेबल कहाँ है, ऑफिस अपना OS लेवल पे सी ड्राइव में, ठीक है। वो जो कहाँ पे है 0, कहीं पे भी वेबसाइट का है या जो भी कुछ है बहुत फास्ट चल रहा है वो इसे देखेंगे, तो अपने रिक्वायरमेंट से अपने को यूटिलाइज करना है। अभी ये इसके ऊपर और एक लास्ट है रेड 10 हम बोलते हैं। अभी हमने क्या देखा, रेड 0 में डेटा लॉस है बट परफॉर्मेंस अच्छा है, रेड 1 में डेटा प्रोटेक्शन है बट परफॉर्मेंस नहीं है, तो अभी हमको दोनों चाहिए अचीव करना है, मतलब वो भी नहीं छोड़ना है वो भी नहीं छोड़ना, देन यू हैव टू गो फॉर द रेड 10, इट कंबाइंस द 1+0, ठीक है। मतलब ये रेड 1 है, मतलब इसमें इसको मिररिंग किया, मतलब आपका डेटा लॉस भी नहीं होगा और आपको परफॉर्मेंस भी मिलेगा, दैट इज द कॉल्ड स्ट्रिप प्लस मिरर, समझ गए। रेड में कुछ डाउट है? ये कैसे काम करेगा, ये थोड़ा सा, ये अभी रेड 1 है, रेड 1 क्या यहाँ पे डेटा लिखा तो इसको आता है, स्ट्रिपिंग का कैसा है, ये यहाँ पे लिखता है यहाँ पे, तो इसके अंदर ये मिररिंग करेगा अंदर इंटरनली, ये इसकी पूरी की मिररिंग, हाँ, इसके बाजू में वैसा करेगा, वैसा पूरा का पूरा ही उठा के ले लेगा, ऐसा करेगा। तो उसके लिए उसने 1+0 लिखा है, स्ट्रिप प्लस मिरर दोनों, तो उसका क्या परफॉर्मेंस भी आएगा प्लस डेटा लॉस मतलब मिररिंग भी, कॉपी भी रहेगा। तो ये एक्चुअली इंटरनल स्ट्रक्चर अपने को दिखता नहीं, बट ये समझाने के लिए मैंने ये ऐसा बनाया, ये हमको दिखने वाला कुछ नहीं है, इंटरनल जो फ्लो है वो है, सिर्फ आपको हार्ड डिस्क दिखेगा, ठीक है, 1 है 2 है 4 है, बट ये इंटरनल का जो फ्लो होता है, क्योंकि आपको एज ए सर्वर एडमिन या सिस्टम एडमिन आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि कहीं के लिए हमको क्या यूज करना है, वी हैव टू डिसाइड राइट कि कौन सा आपको कौन सा रेट कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करना है। 1 का ये अभी कोई आके बोला मेरे सर्वर बनाना है, वो बोलता है इतना ही बोलता है मेरे को फाइल सर्वर बनाना है, ये बनाना है, तो आपको बाकी का तो आपको डिसाइड करना है, एग्जांपल राइट, तो कौन सा रेट बनाना है, कितने हार्ड डिस्क है, कितना स्पेस जाने वाला है, 1000 GB चाहिए, 1 TB चाहिए, जितना 2 TB 4 TB, तो आप उसको रिक्वायरमेंट देना है कि मेरे को ये चाहिए, वो थोड़ी बोलेगा तुम, वो तो सिर्फ बोलेगा तुम मेरे को ये रिक्वायरमेंट है, तुम ये करो, मेरे को बताओ क्या है, तो मैं खरीद के तुमको देगा या जो भी करके देगा, राइट। तो ऐसा है, तो वो हिसाब से हमको समझाना है। रेड 5 और 10 में फिर क्या हो रहा है? रेड 5 और 10, रेड 5 में तो तुमको मिनिमम हार्ड डिस्क 3 चाहिए, राइट, तो उसमें n-1 मिल रहा है, मतलब एक हार्ड डिस्क का मतलब 3 का 2 जगह का स्पेस मिल रहा है, 300 GB है तो 200 मिल रहा है, डिफरेंस क्या है ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, डिफरेंस तो पूरा अलग तो है कैसा कि अभी जैसे 0-1 में परफॉर्मेंस आ रहा और रेड 1 में क्या है कि सिक्योरिटी आ रही, राइट, तो अभी जैसे 10 में ये दोनों चीजें आ रही है क्या बता रहे, हाँ, तो फिर 5 का क्या रोल है? हाँ, तो 5 में उसमें परफॉर्मेंस भी है, सिक्योरिटी भी है, तो सेम चीज हो गया ना, सेम चीज हुआ ना, हाँ। सही है, बट इसमें कॉस्टिंग दिख रहा है तुमको कितने है इसमें हार्ड डिस्क, नहीं समझ में आया? अच्छा, हार्ड डिस्क 4, तो हार्ड डिस्क का कॉस्टिंग बहुत महंगा में जाते हैं, हर चीज में मैं बोला ना एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये आपको उतना अच्छा मिल रहा है बट इसका तुमने पैसा देखा है क्या, ये कितने हार्ड डिस्क जा रहे हैं इसमें, समझ में आया क्या नहीं? क्योंकि ये पूरा को पूरा उठा के कॉपी करके और एक बनाया, तो वो भी रखना पड़ेगा, ये भी रखना पड़ेगा। अभी 100 GB का, ये 100 GB है, ये 100 GB है, तो 200 का स्पेस मिल रहा है, 4 हार्ड डिस्क जा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, उसमें 300 मिल रहा है और इसमें जो है
तो वो लॉजिक रहता है। तुमको देखो सोल्यूशन सभी में अवेलेबल रहता है, अपना रिक्वायरमेंट देखना है, कितना कॉस्टिंग है, क्या है वो है। फिर ये ज्यादा फास्ट हो गया। हाँ ये फास्ट है, मतलब इसका वही मैं बोला ना, जैसे मिशन क्रिटिकल होते हैं, जैसा कि डिफेंस में है या गवर्नमेंट ऑफिस है या कुछ ये है, एकदम से मेरे को डेटा क्रिटिकल सभी है, क्रिटिकल डेटा भी है प्लस परफॉर्मेंस भी चाहिए, तो देन दे हैव टू गो फॉर दिस। तो उसमें कॉस्टिंग भी इन्वॉल्व वैसा है, समझ रहे हैं ना। तो इसमें it requires minimum 4 disk encrypt data across mirror pair as long as 1 disk in each mirror pair function data can be retrieved, ठीक है। तो इसका कॉस्टिंग आता है, बट फंक्शनैलिटी उससे बेहतर है, वो भी अच्छा है 5 वाला रेड 5, बट उससे बेहतर ये है। तो उसके हिसाब से तुमको जो रिक्वायरमेंट है वो जाओ, इसमें क्या है, समझ गया। 0 1 5 10 चार, ये 4 पॉपुलर है, बहुत सारे रेट्स है, बट अपन उतना जाने, बट अपनी जो जरूरत है यूज में आते उतने हमको एक्सप्लेन करना है। रेट 10 हुआ, राइट, अभी अपने को ठीक है। तो वो जस्ट मैं स्किप किया था, बीच में वो डाला था क्योंकि हम लोग ओएस इंस्टॉल कर रहे थे। ये रेड का कॉन्फ़िगरेशन के बाद ही ये पार्ट आएगा। नेक्स्ट आएगा, हमने विंडोज सर्वर 2012 R2 को सेलेक्ट किया, मतलब यहाँ पे रिलीज, मतलब अपने स्टैंडर्ड एंटरप्राइज जो भी अपने को लेना है ले सकते हैं। बाद में अपने को शिफ्ट नेक्स्ट करना है, तो बाद में अपने एग्रीमेंट है MS का जो माइक्रोसॉफ्ट का, हमको क्लिक करना है, यस करना है, ठीक है। यस करके नेक्स्ट करना है, ज्यादा कुछ करना नहीं। बाद में यहाँ पे एक अपग्रेड आता है, एक इंस्टॉलेशन आता है, कस्टम इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो हमको अपग्रेड नहीं करना, अपग्रेड कब करना है, ऑलरेडी अगर हाँ इंस्टॉल है उस पर, तो जब भी हमको करना है। अभी यहाँ पे हमको ये कस्टम वाला करना है क्योंकि हम फ्रेश इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद अपने को ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पे वो स्पेस का आएगा, जैसा कि फॉर एग्जांपल 127 या 100 GB है, तो हमको इसको फॉर्मेट ड्राइव बना सकते हैं, और भी 1 से 2 हमको मिनिमम, जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर अपने इंस्टॉल करना तो 100 GB रखना है मिनिमम। 50 GB रिकमेंडेड है, मतलब वो रिक्वायरमेंट है, बट अपने को अच्छा है क्योंकि 10 साल 20 साल के बाद वो कुछ लॉग फाइल्स ये वगैरह जमा होते हैं, स्पेस कंज्यूम होना चालू होता है। अगर आप पहले से आपने प्रॉपर प्लान किया है, जैसे 100 GB रखा, तो आपका लॉन्ग रन होता है। नहीं तो स्पेस कम हो रहा तो फिर उसको एक्सटेंड करो, नहीं तो हार्डवेयर लेवल पे है तो फिर बदलो, वो इट इज वेरी टीडियस जॉब। तो उसके लिए बेटर आपको डिजाइन करना, मिनिमम 100 GB रखते हैं तो अच्छा। बट अगेन इट इज अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन का वो एक डेफिनेशन और एक रिक्वायरमेंट रहता है, वो लोग बताएंगे। तो बट अपना रिकमेंडेशन हमको दिखाना है, उसको फॉर्मेट करें, न्यू करें, बाद में अपने नेक्स्ट करना है। बाद नेक्स्ट जैसा करें, ये कॉपी होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो कॉपी होना शुरू हुआ, फिर वो मेरे ख्याल से 30 to 40 मिनट्स ऐसा लेता है, डिपेंड अपॉन तुम्हारा सर्वर प्रॉब्लम। फिर वो इंस्टॉल करके फिर आपका ये विंडो आएगा सीधा, ये आया, यूजर नेम डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, आपको पासवर्ड देना है जो भी आपका हिसाब से, देन इट विल कम विद दिस ये लॉगिन विंडो। ये हुआ तुम्हारा इंस्टॉलेशन पार्ट, ये तुम्हारा बेसिक स्टार्ट पार्ट है, ठीक है। तो उसके बाद अपने रोल्स आते हैं, मैंने वहां पे बोला था ना, रोल अपने एक सर्वर इंस्टॉल होने के बाद उसके डिफॉल्ट रोल्स रहते हैं, बट अपने जो चलो जाए वो हमको कॉन्फ़िगर करना है। जैसे कि एक्टिविटी सर्टिफिकेट सर्विसेज है, एक्टिविटी डोमेन सर्विसेज है, एप्लीकेशन सर्वर है, DHCP सर्वर, DNS फाइल सर्वर, हाइपर-वी वेब सर्वर, तो ये पूरे अपने रोल्स है। तो इसका ये स्लाइडिंग, तो अभी ये हमने थ्योरी समझा, ठीक है। तो अभी हमको प्रैक्टिकल देखना है, ये जो हमने किया है। तो इसमें कहीं पे डाउट है प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले, राइट? ये विंडोज सर्वर 2012 है, तो हम एक विंडोज सर्वर 2012 करेंगे, एक विंडोज सर्वर 2016 करेंगे, तो दोनों समझ में आएगा। दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है,
बट समझने के लिए दोनों हम देखेंगे। हम उसको सर्वर को कनेक्ट करेंगे। So now we have connected one of the our server। अभी हमने फिजिकल मशीन को एक्सेस ले लिया, ठीक है। अभी ये मशीन पे मैं वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है माइक्रोसॉफ्ट को, उसको हम बोलते हैं हाइपर वी, ठीक है। वो एक वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म अलग है, क्योंकि मेरे को ये मशीन पे 5-6 मशीन चलाना है, मतलब मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं चलाना, मतलब मैं 8 से 10 मशीन चला सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने हाइपर वी पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये उसका कंसोल है। तो ऑलरेडी मेरा डिफरेंट इतने सारे मशीन्स है जो मेरे क्लासेस के हिसाब से, मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं यूटिलाइज करता हूँ, ठीक है। और बैच के लिए अलग अलग रहते हैं। तो अभी हमको इन शॉर्ट नया सर्वर बनाना है स्क्रैच से, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हम विंडोज सर्वर 2012 R2 हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्चुअलाइजेशन है, हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर में का और वर्चुअलाइजेशन में सिर्फ वो एक रेड का जो है ना वो नहीं मिलेगा आपको, बाकी का सेम रहेगा, क्योंकि रेड का सिर्फ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे ही कर सकते हैं, वर्चुअलाइजेशन पे नहीं, क्योंकि वो रेड वाला ऑलरेडी वो फिजिकल मशीन पे करता है, ठीक है। वो एक ही पॉइंट, मतलब वो उतना स्टेप्स आपको इसमें नहीं मिलता वर्चुअलाइजेशन। अभी नॉर्मली सब लोग वर्चुअलाइजेशन पे ही करते हैं, अभी हार्डवेयर का नहीं है, क्योंकि वर्चुअल बॉक्स एक लेते हैं फिर उस पर करते हैं वो रेट का, बाद में उसके ऊपर 8 से 10 150 मशीन रन करते हैं, तो दैट इज द चीपेस्ट। यानी तो क्लाउड टेक्नोलॉजी से अजूर से खरीदते हैं, वो यूटिलाइज करते हैं, तो दैट इज द कॉल्ड द क्लाउड, ठीक है। अभी मैंने वर्चुअल मशीन क्लिक किया, कुछ यहाँ पे जस्ट ऑप्शन आ रहा है, उसको क्या पूछ रहा है, क्या करना है मेरे को नेक्स्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ। अभी मेरे को यहाँ पे नाम देना है, लॉजिकल नाम ऐसा देना है, मेरे को समझ में आना चाहिए कि क्या हम कर रहे हैं। मतलब कोई भी अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में 4 से 5 एडमिन लोग हैं, तो नाम ऐसा डिफाइन होना चाहिए कि हाँ, इससे हमको
देखने से कुछ ना एक 50% समझ में आना चाहिए कि सर्वर किस चीज के लिए है, व्हाई दिस सर्वर इज रनिंग और व्हाई इट इज क्रिएटेड। सो 50% इफ यू अंडरस्टैंड, ओके डोमेन है, एप्लीकेशन सर्वर है, फाइल सर्वर है, वेब सर्वर है, मेल सर्वर है। तो अभी मेरा प्लान ये है, मैं ये सर्वर को आगे चल के मैं एक्टिविटी सर्विसेज इंस्टॉल करूंगा, डीएनएस इंस्टॉल करूंगा। तो अभी मैं इसको बना सकता हूँ, डोमेन बोल के बना सकता हूँ, राइट। डोमेन मतलब एक्टिविटी सर्विस जिधर चलती है उसको हम डोमेन बोलते हैं। तो मैंने इसको डोमेन बोल के नाम दिया और मैंने थोड़ा इसको ब्रैकेट में एक आइडेंटिफाई, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे दूसरे डोमेन भी है। सो आई विल राइट इट बैच 2, मतलब नहीं तो बाद में मेरे को कंफ्यूज होता है, ठीक है। और दूसरा मेरे को जो इसके जो फाइल्स बनते हैं, राइट, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जब ये इंस्टॉल होता है तो उसका फाइल्स जाके स्टोर होते हैं ना, प्रोग्रामिंग फाइल्स वगैरह जो भी है, तो वो फाइल्स अपने को स्टोर करने का लोकेशन देना है। एक तो डिफॉल्ट बोल रहा है यहाँ पे जाएगा सी प्रोग्रामिंग, या आप बदल के दे सकते हैं, क्या कहाँ पे भी आपको दे सकते हैं। तो हमको कस्टमाइजेशन का देना है, क्योंकि इसका अगर हम लोग सी फाइल मतलब सी प्रोग्राम में या सी में देंगे तो वो स्पेस खाएगा, फिर कब स्पेस खत्म होएगा पता नहीं, फिर वो सर्वर ही बैठ जाएगा, राइट। तो हमको दूसरा ड्राइव डिफाइन करना है। तो मैंने अभी टेस्टिंग पर्पज के लिए मैं यहाँ पे रखा है, बट प्रोडक्शन में हम वो ड्राइव सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये मेरा टेस्ट लैब है, तो मेरा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा और उतना मेरा यूसेज भी नहीं रहेगा, ठीक है। सी ड्राइव मैंने एक फोल्डर बनाया विंडोज सर्वर, यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाऊंगा डोमेन बैच, मतलब आइडेंटिफाई के लिए मेरे को, क्योंकि बाद में मेरे को कंफ्यूज नहीं हुआ है। तो आप भी ऐसा ही कुछ तो लॉजिकल नाम वो जो रहता है उसका अपने को देना है। बनाना सर, वो देखना उसी के ऊपर जस्ट। ओके फाइन, ठीक है। मैं ये सेलेक्ट करूंगा, फोल्डर सेलेक्ट अभी, ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, अभी आप ये पूछ रहा है कि मेरे को रैम कितना चाहिए, रैम मतलब मेमोरी, तो आप अपने हिसाब से डिफाइन करो आपका सर्वर क्या है। जैसा कि मैं यहाँ पे 2 GB दिया तो चल जाएगा, ठीक है। वीडियो 2 GB बस है, 4 GB 8 GB आप दे सकते हैं कितना। मैं अभी यहाँ पे 3 GB के आसपास दूंगा, तो मतलब 300 MB दूंगा अप्रॉक्स, मतलब 3 GB होता है मिलते जुलते में। रैम दिए हमने। अभी नेटवर्क कार्ड पूछ रहा है, मतलब कनेक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास स्विच है, लॉजिकल स्विच है, मतलब फिजिकल है, लॉजिकल स्विच है। एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है। इंटरनल मतलब ये मशीन टू मशीन कनेक्ट होएगा, एक्सटर्नल मतलब बाहर भी जाएगा फ्लो उसका, मतलब इंटरनेट के लिए, एक्सेस के लिए। तो मेरे को वो इंटरनेट के लिए नहीं भेजना है इसको, तो इंटरनली मैं सेलेक्ट करूंगा इंटरनली, ठीक है, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट करूंगा। अभी ये जो हमने इंफॉर्मेशन दिया वो हिसाब से वो क्या बोल रहा है, हार्ड डिस्क क्रिएट करेगा, लॉजिकल हार्ड डिस्क, नॉट अ फिजिकल। जो हमने साइज डिफाइन किया वो, तो हमको यहाँ पे साइज कितना देना है, मैंने आपको बोला था 100 GB देना रहता है, बट हमारा टेस्ट लैब है, हमें 50 GB भी दिया तो चल जाएगा, बट प्रोडक्शन में आपको वो कैलकुलेशन देखना है, ठीक है। ये मैंने 50 GB दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। अभी क्या बोल रहा है ये, आपको इंस्टॉलेशन करने का जो मीडिया है, जो या फिजिकल है, DVD है या इमेज है, तो वो सेलेक्ट करने होगा। इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम विद द फ्रॉम ए CD-ROM, ये अगर है तो DVD है, या इमेज फाइल, या इमेज फाइल। इमेज मतलब सॉफ्ट इमेज रहेगा, ISO इमेज, वो आप अगर पाथ देंगे तो वहां से वो ले लेगा। तो मेरे पास DVD तो नहीं है, मेरे पास सॉफ्ट इमेज है, तो मैं क्या करूंगा, उसको एक्सेस करूंगा कहाँ पे रखा है देखने। तो ये मेरी इमेजेस है, ये मैं अगर हमने 2012 का कर रहे हैं तो 2012 का मैं ले लिया, ठीक है। 16 का भी है, मतलब अभी मैं हम लोग 12 का कर रहे हैं तो 12 का सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे आया वो इमेज पाथ। तो जब इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा वहां से इमेज को ले लेगा, वो लोड कर लेगा, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट करूंगा। तो ये इंफॉर्मेशन है, तुम्हारा नाम क्या है, डोमेन बैच 2, मेमोरी कितना, 3000 MB अप्रॉक्स 3 GB, हाँ। नेटवर्क इंटरनल स्विच है तुम्हारा, कौन सा स्विच को कनेक्टेड है, इंटरनल को। ये हार्ड डिस्क का पाथ जिधर तुम्हारा बनेगा वो यहाँ है,
ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से लेगा इमेज, ये इमेज से। तो ये मेरे को सब ठीक लग रहा है, ये ओके है तो फिनिश करना है, नहीं तो कुछ मॉडिफाई करना तो यू हैव टू गो बैक। तो क्लियर राइट यहाँ तक। तो अभी हम जाए तो अभी ये बिल्ड करेगा मशीन को, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। ठीक है, बन गया, बन के यहाँ पे कंसोल में आ गया। ठीक है, अभी ऑफ है तो मेरे को बिल्ड करने के लिए ऑन करना है। दो ऑप्शन है यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट में स्टार्ट का है, नहीं तो इसको सिंपली मेरे को कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक करना है, जस्ट आई टू क्लिक ऑन स्टार्ट, कुछ भी नहीं करना है, देन इट विल स्टार्ट। अभी इसको स्क्रीन बड़ा करेंगे हम लोग, तो अपने को देखना है ना क्या चल रहा है, ये अपने को समझाएगा, दिखाएगा। अभी लोड हो रहा फाइल, ठीक है, ये मतलब वो लोगो लोड हो, फाइल्स को लोड करेगा बैकएंड में। तो ये स्टेप वाइज जो चला देगा। अभी मैंने वो आपको बताया था लॉन्ग्वेज सिलेक्शन, रीजनल सिलेक्शन, ये आता है। ठीक है, मतलब थ्योरी में जो रहता है ये यहाँ पे प्रैक्टिकल में रहेगा। मतलब मैंने सेम रिफ्लेक्ट किया इसके लिए, कुछ समझने के लिए। वहां पे कुछ मिस होता तो यहाँ पे आपको कैच होएगा। ठीक है, ये पूरा अपना जो है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, ऐसा सिर्फ थेराटिकली ओरिएंटेड नहीं है, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस जो काम किया वो बेस पे हमने। नॉर्मली दूसरे इंस्टीट्यूट में क्या करते हैं लोग, थ्योरी ज्यादा बताते, प्रैक्टिकल नहीं बताते, बट उसको मैच ही नहीं होता है, तुम्हारा आधा दिमाग में जाता ही नहीं। हमने जितना जरूरत है उतना ही पॉइंट्स को कवर किया, बाकी अननेसेसरी पॉइंट्स को हटा दिया यहाँ से, क्योंकि ये जो आपका प्रोडक्शन में इसी तरह का काम होएगा। ये आप अगर परफेक्ट हो जाए तो फिर आपको वहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगा कुछ काम करने के लिए। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। मैंने आपको बोला था एक रिपेयर का आता है, एक इंस्टॉल का आता है, तो मेरे को रिपेयर जाना नहीं है क्योंकि मेरे पास फ्रेश है। ठीक है, मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। अभी ये नेक्स्ट स्टेप ले लेगा। अभी वो बोल रहा सेटअप इज स्टार्टिंग। ठीक है, तो मैंने बोला ना एडिशंस आते हैं अपने पास। अभी यहाँ पे उसने लाइसेंस हिसाब से हो रहता है, आपके डीवीडी में कितने एडिशंस है वो बेस पे पॉप होता है। तो मेरे को यहाँ पे एक स्टैंडर्ड दिखा रहा है, एक डेटा सेंटर दिखा रहा है, और स्टैंडर्ड में भी एक सर्वर कोर इंस्टॉलेशन है, एक सर्वर विद जीयूआई है, और 64 बिट का है। मेरे को 65 बिट का है ना, बट यहाँ पे आप ध्यान देना, ये कोर मतलब जो भी एडवांस लेवल होता है ना, एकदम बहुत ज्यादा आर्किटेक्ट लेवल, एक्सपीरियंस लेवल यूज काम कर रहा है, वो बनने के लिए ये है, ये वाला ऊपर कोर। अपने को जीयूआई, जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब आपको कीबोर्ड माउस से ऐसा दिखेगा, वो है। तो हमको वही जाना है, वो ऊपर वाला नहीं जाना है, नहीं तो फिर आपको ब्लैंक एक स्क्रीन ही मिलेगा कमांड पावर शेल का, फिर कमांड रन करते बैठना पड़ेगा, तो हमको नहीं आएगा। तो उसके लिए हमको स्टैंडर्ड ग्राफिकल लेना है, स्टैंडर्ड लेना है। डेटा सेंटर मतलब मैंने बताया था आपको, बहुत ही आपका बड़ा सर्विसेज आप 10 लोगों दे रहे हैं, बट अपने को वो नहीं करना, अभी लैब तो कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड इज इनफ फॉर मी। एंड 64 बिट। ठीक है, अभी वो एग्रीमेंट जो एमएस का है मेरे को एक्सेप्ट करना है, नहीं तो आगे बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, अभी यहाँ पे एक अपग्रेड, एक कस्टम इंस्टॉलेशन, राइट, फ्रेश। हाँ, तो हमको नीचे वाला जाना है क्योंकि हम लोग फ्रेश कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने एंटर किया। अभी मैंने 50 GB लिया था, 50 GB। अगर मेरे को इसको पार्टीशन करना है तो पार्टीशन कर सकते हो। अभी समझ लो मेरे कम है। अभी जैसा कि नॉर्मली एक सर्वर पे 2 ड्राइव तो रहते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का रहता है, एक डी ड्राइव, मतलब डेटा कुछ भी रखना है, कुछ सॉफ्टवेयर रखना है, कुछ छोटा स्पेस, मतलब उस पे अपन, क्योंकि सी में जो मेन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, उसमें कहीं भी कुछ रखना नहीं है, क्योंकि कब क्या वो भर जाएगा, करप्ट प्लस, और वो स्पेस आप कुछ भी जमाते जाएंगे उसमें स्पेस बढ़ जाएगा, फिर वो 0 हो जाएगा तो बैठ जाएगा सर्वर। तो उसके लिए कभी भी सी ड्राइव में हम कुछ भी डेटा नहीं रखते। ठीक है, वो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही रहेगा उसमें। ठीक है, उसके लिए मेरे को यहाँ पे मैं एक 10 GB का ड्राइव बना सकता हूँ। अभी फॉर एग्जाम्पल न्यू, तो मैंने एक 10 GB का बनाऊंगा, वो 40 GB का बनेगा। ठीक है, दिस मस्ट ज्यादा हुआ शायद। जी जी, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। हाँ हाँ, वही ना, थोड़ी देर की बात करती हूँ, मैं क्लास में थी। ठीक है,
अभी मैंने एक 10 GB का बनाया, अप्रोक्सीमेटली 40 GB का है, तो हम लोग टेस्ट बना रहे हैं, उसके लिए हम ये हिसाब से अरेंज किए। तो अभी मैंने कहाँ पे जो ज़्यादा स्पेस है उसके ऊपर मैंने मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहा हूँ, वो बाद में डेटा के लिए काम आएगा बोल के मैंने रखा है उसको। अभी ये कॉपी करता है, फिर वो अपना प्रोसेस करेगा। ये लगेगा मैं 25 से 30% 30 मिनट टाइम लगेगा, चलने दो। अभी हम क्या करेंगे, आप रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे और आपको कुछ डाउट है कुछ है तो डिस्कशन करेंगे, फिर वो उसको अपन देखते रहेंगे।